चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आपकी एडजस्टमेंट का नाम जो है ना, एक तो नाम है बैड डेट्स और अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा, ये जो बैड डेट्स हैं, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दो तरह से मिल सकते हैं। एक ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे और आपको ये पता है जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर हों वो सिर्फ उसका एक इफेक्ट होता है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें हों उसके कितने इफेक्ट होते हैं? सिर्फ एक इफेक्ट होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। और एक होंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में वो फर्दर बैड डेट्स नाम बोल देगा, एडिशनल बैड डेट्स बोल देगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें पता चल गया था कि फलां फलां बंदे ने पैसे नहीं दिए। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया था कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं मिलने, पक्की बात है नहीं मिलने। तो अगर पक्की बात है तो आपने उसको बैड डेट्स कर दिया होगा और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आ चुका होगा और वहां से देख के हम उसको कहां लिख देंगे? एक्सपेंसेस के अंदर। हमारे पहले क्वेश्चन में बैड डेट्स आए हुए हैं और हम उसको एक्सपेंसेस में लिखते हैं। उसके बाद एक होते हैं एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स। जो चीज एडजस्टमेंट के अंदर होती है उसके तो दो इफेक्ट होते हैं। जो चीज एडजस्टमेंट के अंदर होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं। आयशा, आपकी नजर में वो कौन से दो इफेक्ट होंगे? अगर आपको ये पता चल गया कि भाई फलां बंदे ने भी पैसे नहीं देने, पहले जो ट्रायल बैलेंस में पड़े हुए थे वो हो चुके हैं, अब एडजस्टमेंट में पड़े हुए हैं कि पता चला कि फलां फलां बंदे ने भी पैसे नहीं देने, कंफर्म है कि आपने उसको भी राइट ऑफ करना है। लफ्ज क्या बोला जाता है? राइट ऑफ। तो उसको किधर किधर लिखेंगे? दो चीजें बताए, किस किस जगह लिखना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग? एक्सपेंस में से और एसेट में से कम कर देंगे। उस एसेट का नाम भी बताएं। डेटर्स, रिसीवेबल्स, क्योंकि उन्हीं से तो पैसे लेने होते हैं। तो इसकी मैं एंट्री पास करता हूं तो एंट्री से ही आपका काम हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट वाले जो बैड डेट्स होंगे हम उसकी एंट्री पास करेंगे बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट या डेटर्स, ये अदर रिसीवेबल वाले नहीं होते। अब इसके दो इफेक्ट, अब ये भी अदर एक्सपेंस में चला जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल में भी चला जाएगा। आप चाहो तो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स और एडजस्टमेंट वाले ट्रायल बैलेंस दोनों को प्लस करके एक्सपेंस में लिख दो, क्योंकि दोनों एक्सपेंस में लिखने हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, ये भी एक्सपेंस में आएगा। तो दोनों को कहां लिख दो? एक्सपेंस के अंदर प्लस करके। दोनों डेटर में से माइनस करेंगे या सिर्फ एडजस्टमेंट वाले माइनस करेंगे? पहले वाले क्यों नहीं माइनस करेंगे? वो पहले माइनस हो चुके हैं। जब उसकी पहले एंट्री पास हुई होगी उसके लेजर बने होंगे, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में चीज पड़ी होती है ना उसका लेजर बन चुका होता है, उसकी एंट्री भी पास हो चुकी होती है। एंट्री पास हुई होगी, लेजर बना होगा, फिर ही तो ट्रायल बैलेंस बना होगा। तो इसलिए वो एंट्री पास हो चुकी होगी, इसलिए उसको दोबारा डेटर में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। सर हमें किसी डेटर को कब तक हम उसको बैड डेट्स में कब तक? देखिए, पहले हमें उम्मीद थी कि इस बंदे से पैसे मिल जाएंगे। पहली बात, कुछ शर्तें होती हैं कि अगर वो पता चल जाए कि अगर ये डेटर के साथ मामला हो चुका है तो हम बैड डेट्स कर देते हैं। जैसे मैंने कहा डेथ हो गई एक बंदे की, अब डेथ हो गई, हमने थोड़ी सी कोशिश की, नहीं पैसे मिले, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई अब इसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, ये आपका एसेट नहीं रहा। बैंक करप्ट हो जाए, बैंक करप्ट का मतलब है कि दिवालिया हो गया,
उसके पास कुछ है ही नहीं, कंगाल हो गया। अब वो बंदे के पास कुछ है ही नहीं तो हमें कहां से देगा? तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? बैड डेट्स कर्व। अच्छा, इसके पीछे हमने अभी तक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। पता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? All events and transactions are recorded when they occur, not on the basis of cash received or paid. इसके साथ जो कॉन्सेप्ट लगता है, पेपर में सवाल आया हुआ है कि भाई बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट का नाम बताओ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या नाम है उसका? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसको बाद में अब डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब आ गया, दो चीजें पढ़ ली। एक बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में पढ़े हुए हैं, वो बैड डेट्स सिर्फ एक्सपेंस में जाएंगे। एक बैड डेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में पड़े हुए हैं, वो बैड डेट्स दो जगह जाएंगे, एक्सपेंस में भी जाएंगे और रिसीवेबल में से माइनस भी हो, एंट्री भी आपके सामने। उसके बाद है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एक और नाम भी होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसको डाउटफुल डेट भी कहते हैं। इसको डाउटफुल डेट भी कहते हैं। डाउटफुल, इस सब के नाम से ना यहां से आपको सही पता चलेगा। डाउटफुल मतलब क्या है? शक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये सारे के सारे मशकूक डेटर, सारे के सारे। एक है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है कंफर्म में पैसे नहीं मिलने, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब है डाउट है कि पैसे नहीं मिलने। वो बाद में बैड डेट्स वाले भी मिल सकते हैं। बैड डेट्स मिसाल के तौर पर हमने बात की थी कि नुमान भाई फौत हो गए। अब हमने इनके घर वालों के पास गया है कि हमें ना पैसे दे, वो कहता नहीं हम तो नुमान को जानते नहीं, तो वो तो हमारा है ही नहीं। ऐसी बात है, हमने इनसे पैसे लेने थे, हमने आकर क्या कर दिया? बैड डेट्स। मेरे घर अब हुआ ये कि नुमान भाई के घर वालों के ख्वाब में नुमान भाई आ गए कि मेरे ऊपर बड़ा सख्त अजाब आया हुआ है, उन पैसों की वजह से अब्दुल्ला मुझे बददुआ दे ही जा रहा है, जाकर उसके पैसे दिया। अब अब्दुल्ला उसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर चुका है, और अब्दुल्ला के घर वाले आते हैं, सॉरी नुमान के घर वाले आते हैं, अब्दुल्ला कहते यार ये पैसे पकड़ो और ना नुमान को बददुआ देना छोड़। अब वो बैड डेट्स रिकवर हो गए, वो बैड डेट्स रिकवर हो गए। तो जब बैड डेट्स रिकवर होंगे ना, वो हमारी इनकम होती है, अदर इनकम होती है, क्योंकि जो पैसे हम एक्सपेंस में लिख चुके थे, अपनी तरफ से खत्म कर बैठे थे, अब वो रिकवर हो। बिल्कुल, एक्सपेंस में माइनस में कर दो या अदर इनकम में लिख दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश डेबिट होगा ना, एंट्री सोचो, कैश डेबिट होगा और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होंगे या अदर इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो कैश में प्लस हो जाएगा, इधर इनकम में आ जाएगा। आप सोच रहे हो कि डेटर में क्यों नहीं प्लस माइनस हुआ, राइट? इसको वैसे तो हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अगर आप जाग रहे हो तो मैं बता देता हूं। देखिए, जब हमने उसको बैड डेट्स किया था, हमने उसको दो जगह लिखा था, एक एसेट से खत्म और एक एक्सपेंस में, राइट? एसेट से खत्म कर दिया, डेटर में से माइनस हो चुका है कि ये अब हमारा रिसीवेबल नहीं रहा। एक्सपेंस में भी लिख दिया, कल को पैसे मिल गए। अब सुने, पैसे मिल गए, आपने जो उसको एक्सपेंस लिख दिया था, अब इनकम कर दो, या एक्सपेंस में से माइनस कर दो या इनकम में लिख दो, दोनों का फर्क एक ही होगा। डन। दूसरा, आपने डेबिट किसको किया? कैश को, तो कैश में जाकर प्लस कर दो। हाँ, कैश इन हैंड में जाकर प्लस कर। अब आप सोच रहे हो कि डेटर को क्यों नहीं किया? अब मिल गए हैं, तो जब किसी डेटर से पैसे मिल जाए तो उसको क्या करते हो? ज्यादा करोगे कम? डेटर कम करोगे, वो तो बैड डेट्स के नाम से कर चुके हैं कम, अब दोबारा कम करेंगे। जब वो बैड डेट्स हुआ था, डेटर में से माइनस किया था, अब दोबारा जब पैसे मिलेंगे तो दोबारा तो माइनस नहीं करेंगे, वो तो वही जिसको कम कर चुके थे वही पैसे मिले। अब वो इनकम में जाएंगे या कैश में जाएंगे? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं।
ऐसे अच्छे सवाल पूछने शुरू कर दिए तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें, असल एंट्री क्या पास होती है अगर डेटर हमें पैसे दे दे। अगर डेटर हमें पैसे दे दे तो असल एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये असल एंट्री पास होती है। कोई भी डेटर जब हमें पैसे देता है, लेकिन नुमान ने पैसे नहीं दिए और पहुंच भी हो गया, तो इसके हम डेटर को क्या डिक्लेयर कर दिया, बैड। ये रहा बैड, बैडर्स और अकाउंट रिसीवेबल। अब जरा फोकस करें, अकाउंट रिसीवेबल तो पैसे मिले थे तब भी वही क्रेडिट किया था, और आज बैड डेट्स हुए तब भी वही किया है। फर्क कहां है, कैश मिलना था नहीं मिला, हमने फिर उसको अपना नुकसान डिक्लेयर कर दिया बैड डेट्स के नाम से। कल को पैसे मिल गए तो जिसकी जगह आपने नुकसान लिखा था, अब तो नुकसान ना हुआ ना, इस नुकसान को हम कर देंगे क्रेडिट और इसकी जगह किसको डेबिट कर देंगे, कैश। अब इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करो, बैड डेट्स डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, कैंसल, बाकी बच गया कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बिल्कुल वही एंट्री बच गई जो नॉर्मल हमें कैश मिलना था। ठीक है, तो दोबारा अकाउंट रिसीवेबल की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो पहले ही माइनस, सिर्फ और सिर्फ कैश लिखने की जगह हमने बैड डेट्स लिखे थे। आज बैड डेट्स की जगह मिल गया कैश, तो उसकी जगह लिख देंगे कैश और बैड डेट्स को रिवर्स कर देंगे, खत्म कर देंगे। वो अपनी इनकम बना देंगे या एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। दोनों बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, अकाउंटिंग में दोनों बातें लिखी हुई हैं कि भाई इस चीज को आप दो जगह लिख सकते हो, दोनों ठीक है। जी उसमें कोई इंसान बैटर की माइनस नहीं कर, ठीक है, वो अदर इनकम में लेकर एक इंसान को वहां पर माइनस करके इससे नेट प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक का पॉइंट। हाँ, मैं वही बताऊं, गुड, अच्छा सवाल है। आपको दोनों ऑप्शन बताई जाएंगी। जब आप एक्सपेंस को क्लिक करोगे ना या अदर इनकम को क्लिक करोगे, बैड डेट्स की अमाउंट सपोज दैट 500 रुपए है, आपने देखना है क्या 500 अदर इनकम में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब एक्सपेंस में से माइनस किया होगा, और या फिर एक्सपेंस में से माइनस किया होगा, फिर अदर इनकम में नहीं लिखा होगा, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या होगी भला, दोनों में लिखा होगा लेकिन उन दोनों में से हमने सेलेक्ट, अगर ऊपर एक्सपेंस में सेलेक्ट कर लिया माइनस, तो फिर अदर इनकम में सेलेक्ट नहीं करेंगे, और अगर अदर इनकम में सेलेक्ट कर लिया तो फिर एक्सपेंस में माइनस नहीं करवाएंगे। दोनों ही बेस्ट है, एक्सपेंस में से माइनस करना ज्यादा बेस्ट है। स्टेटमेंट को देने के पॉइंट नंबर के बीच में दिए, मतलब कुछ इक्वेशन तो बिल्कुल होना भी टेक्स्ट में जो भी कर रहे हैं एंट्रीज, नहीं नंबर सब के होते हैं, वो 0.5 ही क्यों ना हो, 0.25 ही क्यों ना हो। मतलब आपका रोंग आ रहा है, आपने कुछ ऊपर ठीक लिखी है। हाँ देखिए, अब ना जो पीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो पीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक बॉक्स होता है, जैसे ये सेल का बॉक्स है। अब यहां पर आप क्लिक करेंगे ना तो तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ठीक होगी। आपने अगर ठीक ऑप्शन सेलेक्ट कर ली तो ये आपका नंबर मिल जाएंगे, चाहे बाकी कोई बॉक्स ठीक है या नहीं। अगर ये गलत है तो इसके नंबर कट जाएंगे, बाकी चाहे सारे सही हैं उसके मिलेंगे नंबर। तो वो आदमी चेक करता है इक्वल आए नहीं आंसर इक्वल के 0.5 मार्क्स से भी कम होंगे शायद मैक्सिमम एक नंबर होगा कि जवाब बराबर आना है, बाकी हर बॉक्स के अपने नंबर होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल के सबसे ज्यादा नंबर होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तो कॉस्ट ऑफ सेल के सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, सबसे ज्यादा। उसके बाद जिसकी एडजस्टमेंट ज्यादा होती है उसके नंबर होते हैं, ठीक है, और हर वैल्यू के नंबर होते हैं। मतलब आपके अंदर सैलरी लिखी हुई है ना, और सैलरी को आपने ऊपर जाकर एज इट इज लिखना है, उसके अपने नंबर, चाहे थोड़े नंबर, क्योंकि 20 नंबर है ना, नंबर बहुत ज्यादा, और मैक्सिमम अगर बॉक्स 20 भी हुए तो एक नंबर तो फिर भी सबको मिल जाएगा। हर एक वर्किंग का अपना नंबर हो, आंसर का मैक्सिमम बराबर आने का एक नंबर होगा मैक्सिमम। वो 19 नंबर का
और रॉन्ग तभी आएगा ना कि एक आधा और कोई बॉक्स भी गलत होगा, सब मार्क्स देते उसके मार्क्स चले। तो इसमें फाइनल काउंट में ना अगर बंदा अच्छी प्रैक्टिस करके जाए तो फेल नहीं होता कोई सवाल में, मिनिमम 10 नंबर हर एक के आते, चाहे जितनी वर्ष से वर्ष प्रैक्टिस ही क्यों ना। लेकिन उसके लिए ये है कि घर से उठ के यहां पर पहुंचना जरूर। अब ऐसा तो मेरे पास भी जादू नहीं है कि मैं यहां पढ़ूं और वहां आपको समझ लग जाए, अभी तक तो ऐसा नहीं। हाँ, आप ऑनलाइन आ तो गया, लेकिन जो बंदा यहाँ पहुंच सकता है ना, तो वो घर में, क्योंकि हम एक जगह पर पढ़ाते थे, तो जिस जगह पढ़ाते थे तो वहां पर एक स्टूडेंट हमारे साथ ही रहता था। अब बात ये होगी कि पेनल्टी रख दी गई कि भाई जो सुबह क्लास टाइम पर नहीं आएगा ना, उसको पेनल्टी पड़ेगी। सारे पहुंचे, वही सोया हुआ था जो उस जगह में रहता था, मतलब पेनल्टी उसी को ही पड़ी। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि दूर दूर से लोग आ जाते हैं, जो सबसे करीब रहते हैं उन्हें वही लेट हो जाते। अच्छा, अब इसको, ये थोड़ी सी कहानी समझ लगी, या हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें तो बहुत मजे आएंगे। फिर अगर अभी से आपको ऐसे अच्छे सवाल निकाल रहे हो तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब मैंने बैड डेट्स को ओके कर दिया है। एक बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में होंगे, वो सिर्फ एक्सपेंस में लिखेंगे। एक बैड डेट्स एडजस्टमेंट में होंगे, उसको एक्सपेंस में भी लिखेंगे। फिर इनकम, इसका मतलब है इन दोनों को ना प्लस करके लिख देंगे, अलग अलग लिखने की बजाय। और रिसीवेबल में से सिर्फ एडजस्टमेंट वाले माइनस करने, रिसीवेबल में से सिर्फ एडजस्टमेंट वाले माइनस करने। आगे चलते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को देखते हैं। अलाउंस फॉर बैड, कर लेंगे थोड़ा सा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में दो बातें, एक को बोलते हैं ओपनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ओपनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स, या क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑफ लास्ट ईयर। एक ही बात है ये, ओपनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स या क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑफ पिछले साल के। जो क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग। ओके होगी बात? यस सर। अब ये अलाउंस है क्या? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अभी डिटेल में नहीं हमने उसको पढ़ा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अगर आपको लगे ना कि आपके एसेट्स कोई गड़बड़ कर सकते हैं, डाउट भी है, तो भी रिकॉर्ड करो। एसेट्स या इनकम, एसेट्स या इनकम अगर आपको लगता है ये आने वाले दिनों में कम हो सकते हैं, आने वाले दिनों में कम हो सकते हैं, तो आज ही कम कर दो। डाउट में भी कम कर सकते हैं, डाउट है अभी, कंफर्म नहीं है। एसेट्स और इनकम आप इसको ना ओवरस्टेट नहीं कर सकते, डाउट की बुनियाद पर ज्यादा नहीं लिख सकते, कम कर सकते हैं। और इनकम एक्सपेंसेस और लायबिलिटी, इसको कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते। डाउट की बुनियाद पे एसेट्स और इनकम कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। इन एक्सपेंसेस और लायबिलिटी डाउट की बुनियाद पर ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने लिखे कि एसेट्स एंड इनकम कैन नेवर बी, ये कल पढ़ा था वैसे थोड़ा सा तो, ओवर स्टेटेड, ज्यादा नहीं कर सकते। हमने एरो के साइड में लगाया है, कम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस and liability
कैन नेवर बी अंडरस्टेटेड। अब आपको शक है कि हो सकता है आपको पैसे ना मिले, फायदा है या नुकसान है? नुकसान है तो लिख दो, रिकॉर्ड करो उसको, उस शक को भी रिकॉर्ड करो। क्या डाउट क्या है? अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, ऑडिट का पता है? ऑडिट क्या होता है? बेसिकली आप बिजनेसमैन हो, आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, मतलब एसओसीआई बना लिया, नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया, एसेट लाइव सब कुछ ओके कर दिया। टैक्स वाला आया, मैं बिल्कुल सादा बताता हूं, और टैक्स वाला आया, टैक्स वाले को लगता है कि आपने ना जानबूझ के नेट प्रॉफिट ना कम किया हुआ, जानबूझ के। क्यों नेट प्रॉफिट कम किया हुआ है? कि जनाब प्रॉफिट टैक्स कम लगे, तो वो ऑडिटर को बुला लेगा, यार इसके ना अकाउंट चेक करो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब वो जो सब कुछ ठीक, अकाउंट्स ठीक बने हुए या नहीं बने, वो कौन चेक करता है? ऑडिटर। अब ऑडिटर आया, उसने आकर देखा कि जनाब आपके डेटर्स लिखे हुए हैं 5 लाख के। कितने लिखे हुए हैं? 5 लाख के। हमने बुलाया कि यार बताओ, ये जो आपने 5 लाख के डेटर्स लिखे हुए हैं, ये आपको यकीन है 5 लाख पूरा मिल जाएगा? कहते नहीं, इतना तो यकीन नहीं, हो सकता 10-15 हजार ना मिले। क्या वो कह रहा है? हो सकता है 10-15 हजार ना मिले, कोई ना कोई वजह हो जाए। कहता कैसे आपको पता चला 10-15 हजार नहीं मिले? कहता पास्ट एक्सपीरियंस है कि इतने पैसे मरते ही मरते हैं। तो ये बात समझ लग रही है ना कि पास्ट एक्सपीरियंस हमारा है कि इतने पैसे हमारे डूब जाते हैं। वो कहते हैं अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंस है ना कि हर साल आपके 10-15 हजार 20 हजार डूब जाते हैं, तो फिर आज आप एक शक क्रिएट करो कि भाई आज भी, ये पिछले साल की बात हो रही, पिछले साल के एंड में आप उसे कहोगे ब्रॉ डाउन। किसका ब्रॉ डाउन? अलाउंस, सॉरी पिछले साल तो कैरी डाउन बोलेंगे ना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और कितना जी? 15,000। ठीक है। अब पिछले साल उसे शक था कि हो सकता है 15,000 मेरा रिकवर ना हो। डाउट की बुनियाद पर भी लिखेंगे क्योंकि ये नुकसान है, नुकसान डाउट की बुनियाद पर लिख लेते हैं। अब अगले साल जब आओगे, यही 15,000 क्या कहलाएगा? ओपनिंग बैलेंस। और ऑडिटर फिर आपसे पूछेगा इस साल, ये तो पिछले साल का शक है, इस साल पूछेगा आपके डेटर्स बेहतर हुए हैं या पहले से भी बुरे डेटर्स इकट्ठे हो गए? क्या आपका डाउट पहले से ज्यादा हो गया है या आपका डाउट पहले से कम हो गया? वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का तो पता है ना, हमारा साल, और वो हमारा क्या कहलाएगा? कैरी डाउन। अच्छा, अगर आपके डेटर्स पहले से बेहतर हो गए तो डाउट कम होगा या ज्यादा? कम होगा। और डेटर पहले से भी बुरे इकट्ठे हो गए तो ज्यादा होगा। सपोज दैट पिछले साल आपको डाउट था हो सकता है 15,000 डूब जाए, इस साल आपको शक है कि हो सकता है 18,000 डूब जाए। अलाउंस आपका कम हुआ या ज्यादा? वो कहता है अगर आपका शक ज्यादा हुआ है तो वो एक्सपेंस है, और अगर आपका शक कम होगा तो इनकम। पहले से शक ज्यादा होगा तो शक ज्यादा होना फायदा होगा या नुकसान? तो आपका एक्सपेंस है, और शक कम हुआ तो आपका इनकम। देखें, 2 तरह के ऑडिटर होते हैं। टैक्स वाले को टैक्स पे शक है तो टैक्स वाला ऑडिट करवा लेगा। मालिक को शक है कि आपने अकाउंट्स गलत बनाया तो वो ऑडिटर बुला लेगा, ऑडिट करवा लेगा। डिपेंड करता है कि ऑडिट करना किसने है। ये आगे इस लेवल पर अगर मैं ये बताऊं जी, फर्म होती है, कंपनी होती है, डायरेक्टर होते हैं, वो सारी कहानी हम सीखेंगे, लेकिन आज हमारा मोटिव बैड डेट समझना है। ठीक है ना? वो कहानी हम पहले चैप्टर में प्रॉपर सीखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, डायरेक्टर क्या होते हैं, ऑडिट कैसे होता है, ये सारी कहानी सीखेंगे। ठीक है जी। एक लिमिट हमने 18,000 की अलाउंस कर ली है, उसके बावजूद हमारा इससे भी ज्यादा हो सकता है,
कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता इससे ज्यादा भी अगर हो जाए, तो फिर वो हमारे लॉस में काउंट होगा। है, वो बैड डेट्स ही कहलाएंगे। सर ये किस्म बैटिंग है, नहीं नहीं, मतलब ज्यादा हो गया ना तो और पड़ जाएगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस आपके पास पड़ा होता है ना, ओपनिंग बैलेंस, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस में होता है। कहां पड़ा मिलेगा आपको? ट्रायल बैलेंस। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग बैलेंस कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। और आपने करना क्या है, इन दोनों का लेना है डिफरेंस, और अगर अलाउंस बढ़ गया तो एक्सपेंस में लिख देना, अलाउंस कम हो गया तो इनकम में लिख देना। अलाउंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस, अलाउंस कम हुआ तो इनकम। 15 से 18,000 हो गया, बढ़ गया, कितना से बढ़ा? 3,000 से। वो 3,000 जाकर प्लस कर देंगे बैड डेट्स। 3,000 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे जाकर बैड डेट्स के अंदर। और 18,000 का क्या करेंगे? वो माइनस कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल में से। डिफरेंस जो है वो किधर लिख देंगे? डिफरेंस इनकम में या एक्सपेंस में। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो किस में से माइनस कर देंगे? अकाउंट रिसीवेबल। बेसिकली हुआ ये, किस तरह से किया? 15,000 पहले था, कितना अलाउंस बढ़ गया? अलाउंस कितना हो गया? 18। इस तरह से वाकया हुआ है। अभी ये अगर आप समझोगे कि आपको समझ लगी है तो ऐसी बात नहीं है ना। अभी इसके सवाल होंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस होगी तो फिर ये सही वाली समझ लेगी। अभी हमसे सिर्फ ये बातें शुरू से एक दफा रिवाइज कर देते हैं। हमारे पास एक बैड डेट्स होंगे और वो कहां पर होंगे? ट्रायल बैलेंस में। उसको कहां लिखेंगे? अदर एक्सपेंस में। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होंगे, उसको कहां लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस वाले, सॉरी एडजस्टमेंट वाले एक्सपेंस में भी लिखेंगे और एसेट में से माइनस देंगे। फिर बात आ जाएगी अलाउंस की। अलाउंस आपके पास होंगे दो, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ओपनिंग कहां से मिलेगा और क्लोजिंग कहां से मिलेगा? उसका जो डिफरेंस आएगा वो इनकम या एक्सपेंस में लिख देंगे और क्लोजिंग को एसेट में से माइनस कर देंगे। अब आपके रिसीवेबल से दो चीजें माइनस हो रही हैं, एक जो एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स होंगे और दूसरा जो एडजस्टमेंट के अंदर अलाउंस। एक्सपेंस में तीन चीजें जा रही हैं, ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स और अलाउंस का डिफरेंस। अलाउंस का चलो इसके बारे में बात डिटेल में कल करेंगे। आप एक क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, 8वां या 9वां? 10वां क्वेश्चन करके आइएगा। गलत सही नहीं टेंशन लेनी, कल मजीद इसके ऊपर बात करेंगे और इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह।